पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं डिस्कवरी ऑफ द रेडियो एक्टिविटी के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। ठीक है, तो सारी रेज की हमें क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्फा रेज से। अब ये जो अल्फा रेज हैं, इसके अंदर कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट होता है, ये कंसिडर किया जाता है कि जो अल्फा पार्टिकल हैं उनके पास 2 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और उसके अलावा 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इनके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 0 प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इनके पास प्रेजेंट नहीं होता, केवल 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये जो रेज है इसका पार्टिकल किसको रिजेंबल कर जाता है, हीलियम को रिजेंबल कर जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हीलियम के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं। तो क्या किया जाता है कि हीलियम को हम क्या करें, आयोनाइज कर दें, यानी कि इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें। तो अगर हीलियम के अंदर से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो हीलियम हो जाता है He+2। तो ये जो He+2 है, यानी कि जिसके अंदर हीलियम के ऊपर +2 का चार्ज है, तो यही हीलियम क्या माना जाता है, अल्फा रे का पार्टिकल कंसिडर किया जाता है। तो क्या कह सकते हैं कि इट इज सेम एज डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम, यानी कि जो अल्फा रे का जो पार्टिकल होता है वो किसको रिजेंबल करता है, डबल आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल को रिजेंबल करता है। तो हीलियम के ऊपर कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इसीलिए हम क्या कंसिडर करते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स भी कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब इसके बाद आता है कि इन हीलियम पार्टिकल्स का जो मास है वो कितना इनका मास होगा। तो क्योंकि इनके पास टोटल जो प्रोटॉन है वो कितने हैं, 2, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 2, लगभग जो मास होता है प्रोटॉन का वो नियरली इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टोटल पार्टिकल हैं एक तरीके से इनके पास वो है 4। ठीक है, और एक पार्टिकल का जो वेट है, यानी कि लगभग एक प्रोटॉन का या एक न्यूट्रॉन का जो वेट है या मास है वो किसके इक्वल है, 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्विवेलेंट है। तो एक पार्टिकल का वेट या मास लगभग इतना हो गया, तो 4 पार्टिकल्स का कितना होगा, 4 × 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये वेट लगभग निकल कर आता है 6.68 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये वेट होता है किसका, टोटल हीलियम 2 पॉजिटिव पार्टिकल का, जो कि क्या है, अल्फा पार्टिकल है। अब बात कर लेते हैं कि टोटल इन पर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है। तो चार्ज निकालने के लिए हम ये देख लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितने का चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स का चार्ज होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पर टोटल कितने का हो गया, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स का चार्ज हो गया। तो ये किसके इक्वल आएगा, लगभग 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होगा। हमें पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। और हीलियम में टोटल कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। तो उस हिसाब से उसके पास भी टोटल कितना चार्ज हो, प्लस के 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्स का चार्ज उसके पास प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की स्पीड कितनी होती है। तो अल्फा पार्टिकल की स्पीड हम मानते हैं 10⁻⁷ मीटर/सेकंड होती है। और अलग अलग अल्फा पार्टिकल की स्पीड अलग अलग हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल इसी स्पीड से चलेंगे। अलग अलग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से भी जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं उनकी स्पीड भी अलग अलग हो सकती है। फिर उसके बाद आता है कि अल्फा पार्टिकल कैसे माने जाते हैं, स्ट्रांगली आयोनाइज्ड। यानी कि जो अल्फा पार्टिकल हैं वो स्ट्रांगली आयोनाइज्ड क्यों माने जाते हैं, इसलिए माने जाते हैं क्योंकि हम कंसिडर करते हैं कि ये हीलियम पार्टिकल्स है और इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका आयोनाइजिंग नेचर कैसा है। आयोनाइजिंग नेचर, आयोनाइजिंग नेचर का यहाँ क्या मतलब हो गया, आयोनाइजिंग नेचर का मतलब है कि अगर कोई भी यहाँ पर गैस प्रेजेंट है और उस गैस के यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पर हम अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करवा दें, तो अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे इन इलेक्ट्रॉनों को निकाल देंगे इस गैस के आउटरमोस्ट शेल से। उससे ये जो गैस होगी वो क्या बन जाएगी, आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल हैं
उनकी आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बीटा वालों से। और कितनी ज़्यादा होती है? लगभग 100 टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या हो गया? हैवी हो गया मास में, क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। अगर ये टकराएंगे किसी भी गैसियस एटम से तो उसके आउटरमोस्ट शेल से ईजिली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और वो उस गैस को आसानी से आयन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का आयोनाइजिंग नेचर कैसा हो गया? बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया। और बीटा से कितना ज़्यादा है? 100 टाइम्स ये ज़्यादा है। उसके बाद है कि क्या अल्फा पार्टिकल आसानी से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं किसी भी मीडियम के अंदर? तो यहाँ पर ये है कि कोई भी अल्फा पार्टिकल, क्योंकि वो हैवी चार्ज और हैवी मास्ड पार्टिकल है, तो जब वो किसी भी मीडियम के अंदर एंट्री लेता है तो उसके अंदर से ये आसानी से पेनिट्रेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जब ये अंदर जाने की कोशिश करता है तो इसको कोलिजन सफ़र करना पड़ता है, चीज़ों से टकराता हुआ जाता है। अब जब टकराता हुआ जाएगा तो अपनी एनर्जी क्या करने लगता है? लूज़ करने लगता है। तो क्योंकि अपनी एनर्जी लूज़ करने लगता है तो एक टाइम आएगा कि अंदर जाकर कहीं ये रुक जाएगा और ये फर्दर मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल की जो पेनिट्रेटिंग पावर है, ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर, किसी भी मीडियम के आर पार जाने की जो पावर है वो बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा होता है और इसकी केवल पेनिट्रेटिंग पावर एयर में भी केवल कितनी है? 3 से 8 सेंटीमीटर तक की है। एयर के अंदर भी ये इतना ट्रैवल कर सकता है। जो थिन कार्ड की शीट होती है उससे आसानी से रुक सकता है, जबकि बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा वालों से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो लाइट वेटेड पार्टिकल्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि जो अल्फा पार्टिकल हैं वो क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो क्या वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन फेस करते हैं या किसी मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन फेस करते हैं? तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसमें ये डिफ्लेक्शन सफ़र करते हैं। और इनका जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होता है? कम होता है बीटा से। क्यों? क्योंकि ये हैवी होते हैं। तो जो चीज़ हैवी होती है वो ज़्यादा अपने पाथ को चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ मुड़ेंगे? नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ मुड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा बेंडिंग ये शो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये मास में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जो अल्फा पार्टिकल है वो फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट कर देते हैं। उसके अलावा ये जब किसी फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकराते हैं तो ये यहाँ पर एक ब्राइटनेस जो होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पास बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट होती है और उनका मोमेंटम भी काफ़ी लार्ज होता है। और इसी वजह से ज़्यादातर एटम्स जिनके हमें एक एटम से दूसरे एटम में कन्वर्जन करने होते हैं उनके साथ हम जो ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? अल्फा पार्टिकल की। ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है कि आप एक एटम को दूसरे एटम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, उसको ट्रांसम्यूटेशन कहा जाता है। इस तरीके का ट्रांसम्यूटेशन कैसे करवाया जाता है? एक एटम पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करवाकर एक एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट कराया जा सकता है। जैसे अगर उसके बाद है कि क्या अल्फा पार्टिकल लिविंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्योंकि इनका मास ज़्यादा होता है। तो जब ये लिविंग सेल से टकराते हैं तो उसको ये हैवी डैमेज पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आता है कि क्या अल्फा पार्टिकल जब चलते हैं किसी मीडियम के अंदर तो वो स्कैटर होते हैं कि नहीं होते? वो बहुत आसानी से स्कैटर हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं क्योंकि उनका मास बहुत ज़्यादा हाई होता है और किसी भी चीज़ से टकराने पर भी वो स्कैटरिंग को फेस करते हैं। जब सपोज हमारे पास कोई गोल्ड की फॉइल है उसके अंदर हम ये पास कराने की कोशिश करेंगे अल्फा पार्टिकल को तो भी वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग डायरेक्शन के अंदर स्कैटर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अल्फा डीके के बारे में कि अल्फा डीके क्या होता है। अल्फा डीके को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 92 और यहाँ पर इसका जो मास नंबर है वो है 238। अब सपोज हम ये कंसिडर करते हैं कि अल्फा डीके कर रहा है यानी कि अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है। तो जब ये अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल निकालता है तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल क्या है? 2He4 यानी कि अल्फा पार्टिकल को किससे सिंबलाइज करते हैं? 2He4 से। इसमें 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 रिप्रेजेंट करता है अल्फा पार्टिकल का चार्ज कि इसके ऊपर चार्ज कितना है? +2 का। और 4 क्या दिखाता है? इसका टोटल मास नंबर यानी कि यूनिट पे दिखाता है मास नंबर कि टोटल 4 है। अब जब भी हम कोई अल्फा डीके, बीटा डीके या गामा डीके करते हैं तो उसमें हमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि जो एटॉमिक नंबर है टोटल वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है। एटॉमिक नंबर
कंजर्व रहना चाहिए, साथ में मास नंबर भी कंजर्व रहना चाहिए। तो अगर हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर देखें तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर है 92, ये यहाँ चार्ज को भी रिप्रेजेंट करता है, प्लस ये यहाँ पर इसके एटॉमिक नंबर को भी शो कर रहा है कि इसके पास प्रोटॉन 2 हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया 2 हो गया। तो जब यहाँ पर 92 है और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर टोटल कितना बचा 90, यानी कि जो एटॉमिक नंबर बचा है वो 90 बचा, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या रहना चाहिए कंजर्व। अब यहाँ ऊपर मास नंबर है 238 और यहाँ पर जो मास है वो है 4, तो मास भी कंजर्व रहना चाहिए। तो इधर 238 है, इधर 4 है, तो इधर कितना मास हो जाना चाहिए 234 हो जाना चाहिए। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, वो एलिमेंट है थोरियम। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे थोरियम। तो हम क्या कहेंगे कि यूरेनियम 238 जब अपना डीके करवा लेता है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को थोरियम के अंदर, और साथ में से क्या निकल जाते हैं उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स का भी एमिशन हो जाता है। अब सपोज हमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाए अल्फा डीके का, हमें किस तरीके से वो सॉल्व करना है कि एक एलिमेंट है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर 85, ठीक है, और उसका जो मास नंबर है वो है 214। अब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इसमें से अल्फा डीके हो गया है, ठीक है, तो अल्फा डीके हो गया तो यहाँ पर क्या निकलेगा, एक पार्टिकल निकलेगा 2He4। तो अब हमें क्या देखना है कि टोटल एटॉमिक नंबर क्या रहना चाहिए कंजर्व। तो यहाँ पर 85 है एटॉमिक नंबर और यहाँ कितना है 2, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो एक्स तो होगा नहीं, उसे कुछ मान लो एक्स डैश, ठीक है। तो यहाँ पर जो 85 है यहाँ 2 है, तो कितना बच जाएगा 85 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, तो 85 माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स, तो कितना आ जाएगा एक्स 83, यानी कि जो एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना आ गया 83। अब हमें ये भी पता लगाना है मास नंबर कितना है, तो कैसे पता लगाए, इधर मास कितना है 214, इधर हम मान लेते हैं मास नंबर सपोज y है, तो y प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 214 माइनस 4 इज इक्वल्स टू y, तो कितना हो जाएगा 210। तो यहाँ पर हमें जो मास नंबर मिल गया वो कितना हो गया 210। इस तरीके से हम अल्फा डीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ना अब हम बात करते हैं कुछ अल्फा पार्टिकल्स के बारे में, कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि क्या अल्फा पार्टिकल लाइट की स्पीड से चलते हैं, लाइट की स्पीड से कम चलते हैं। तो वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो केवल 10⁻7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलते हैं, जो कि लाइट की स्पीड से काफ़ी कम है, ठीक है। लाइट की स्पीड पर कौन सा पार्टिकल चलता है, गामा रेडिएशन चलती है। उसके अलावा अगर हमें देखना है कि ये किस किस चीज़ों से रुक सकती है, तो हम कह सकते हैं कि जो थिन पेपर होता है उससे अल्फा पार्टिकल रुक जाता है। उसके अलावा जो ह्यूमन की स्किन होती है उसके भी ये आर पार नहीं जा सकता, और अगर चला गया तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। अब हमें पढ़ना है बीटा पार्टिकल्स के बारे में कि बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो बीटा पार्टिकल होते हैं वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कहाँ से निकलते हैं, उस एटम के न्यूक्लियस से निकलते हैं। अब एक जो एटम होता है उसके आउटरमोस्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर तो हमने पढ़ा है केवल क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जब भी बीटा रेडिएशन निकलती हैं तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब ये न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन जो होता है वो अपने आप को ब्रेक डाउन करवा लेता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर, यानी कि जब न्यूक्लियस अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहा है तो उसके जो न्यूट्रॉन होते हैं वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो वही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ न्यूट्रॉन से बनता है जब वो बाहर निकलता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो कहाँ से निकलता है, न्यूक्लियस से निकलता है, ना कि एटम के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है। बीटा पार्टिकल का सिंबल क्या है, इसका सिंबल होता है -1 बीटा 0 या फिर -1 E0। -1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर चार्ज कितना है, और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका मास जो है लगभग नेग्लिजिबल वेट इसका प्रेजेंट है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका रेस्ट मास कितना है। तो इसका रेस्ट मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और इस पे जो चार्ज होता है वो कितना चार्ज होता है, तो चार्ज इसके पास प्रेजेंट होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब इस पर चार्ज होता है। तो मास हो गया इसका 9.1 जो कि एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, चार्ज इसका हो गया -1.6। जो बीटा पार्टिकल्स यहाँ पर निकलते हैं और जो कैथोड रे से पार्टिकल्स निकलते हैं दोनों ही क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलते किसके अंदर, बीटा रेडिएशन के अंदर या फिर
कैथोड रेज के अंदर। ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। बीटा रेडिएशंस कहाँ से निकलती हैं? किसी भी एटम के न्यूक्लियस से निकलती रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। जबकि कैथोड रेज में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से निकले हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे बनती है कैथोड रेज, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में अंतर है। तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया था? न्यूट्रॉन के ब्रेकडाउन से। उसकी रिएक्शन को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं? जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज होता है नहीं, उसका चार्ज हो गया 0 और उसका जो मास हो गया वो 1 यूनिट मास, ठीक है। वो ब्रेक डाउन कर लेता अपने आप को किस में? प्रोटॉन में। अब प्रोटॉन का जो चार्ज होता है कितना होता है? 1 और उस पर जो मास हो गया वो न्यूट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है, तो 1 हो गया। तो साथ में, क्योंकि हमें पता है कि टोटल चार्ज भी कंजर्व रहना चाहिए इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या निकलता है? एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितने का चार्ज होता है? -1 का। तो क्या हो गया? +1 और -1, टोटल कितना चार्ज हो गया? 0, जो कि न्यूट्रॉन का चार्ज है। और न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1। प्रोटॉन का कितना है? 1। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है? 0, ताकि 1 + 0 क्या रहे? 1 यानी कि जो मास नंबर है या जो इनका एटॉमिक मास है वो यहाँ पर कंजर्व रहे। हम इसे एटॉमिक मास नहीं कहेंगे, यानी कि जो न्यूट्रॉन का मास है वो कंजर्व रहे। न्यूट्रॉन का मास 1 है तो उतना ही मास कितना रहना चाहिए? टोटल राइट साइड में भी प्रेजेंट रहना चाहिए। अब इसके बाद जो बीटा पार्टिकल है उनकी स्पीड कितनी है? बीटा पार्टिकल की स्पीड होती है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो स्पीड है ये लाइट की स्पीड से कम ही रहती है, तो स्पीड जो होती है वो थोड़ी सी अल्फा से ज़्यादा है, लेकिन लाइट की स्पीड से कम है। उसके बाद आती है नेक्स्ट कि जो बीटा पार्टिकल हैं कैसा आयोनाइजिंग नेचर वो रखते हैं, यानी कि जब किसी गैस के अंदर से पास करवाए जाएंगे तो क्या उसके इलेक्ट्रॉन को ये निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। आयोनाइजेशन ये किसी गैस का कर सकते हैं, लेकिन इनकी आयोनाइजिंग पावर अल्फा से कम होती है। क्योंकि अल्फा वालों की ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर क्यों है? क्योंकि उनका मास जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। बीटा का जो मास है वो कम है, इसी वजह से वो ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर नहीं रखता। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर के अंदर क्योंकि इसका मास कम है तो ये चीज़ों के अंदर आसानी से गुजर सकता है, ठीक है। ये 1 मिलीमीटर थिक लेड के अंदर से जा सकता है और 5 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम के अंदर से भी पास हो सकता है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो स्मॉलर है। बीटा पार्टिकल क्या किसी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होते हैं? तो बिल्कुल किसी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से वो अफेक्ट होंगे, क्योंकि उन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो हमेशा किधर की तरफ मुड़ जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ बेंड कर जाएंगे। क्या ये किसी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल अल्फा की तरह अल्फा पार्टिकल भी कर सकते हैं। क्या ये किसी फ्लोरोसेंस मटेरियल से टकराने पर चमक प्रोड्यूस करते हैं, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं? तो बिल्कुल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स कर देते हैं। उसके बाद क्या बीटा पार्टिकल बायोलॉजिकल डैमेज पहुंचाते हैं? तो बिल्कुल पहुंचाते हैं। ये अल्फा वालों से ज़्यादा बायोलॉजिकल डैमेज पहुंचाते हैं, क्योंकि ये बॉडी के आर पार जा सकते हैं। तो यानी कि जो बीटा रेडिएशन है वो ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू अल्फा रेडिएशंस। अब इसके बाद आ जाती है बात, नेक्स्ट है बीटा डीके की बात, कि एक बीटा डीके किस तरीके से होता है। तो बीटा डीके के अंदर हम एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज़ हमारे पास है कार्बन, ठीक है, और वो है 6 कार्बन 14, और हम इसे चाहते हैं कि बीटा डीके कर ले। बीटा डीके कर ले तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा -1 E0। अब हमें क्या करना है? एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को कंजर्व करना है। यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है? 6, इधर कितना हो गया? -1। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट आएगा Y, ठीक है, उसका एक ही एटॉमिक नंबर हो जाएगा X और ये जो मास नंबर हो जाएगा Z। तो हम क्या करें? 6 = x - 1, तो 6 + 1 = x, तो x कितना हो जाएगा? 7, यानी कि यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा? 7। अब उसी तरीके से हमें z निकालना है, तो z कितना हो जाएगा? 14 = z + 0, तो z कितना हो जाएगा? 14। तो ये जो मास नंबर है ये भी कंजर्व हो गया। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है? वो होता है नाइट्रोजन। तो हम क्या कह सकते हैं बीटा डीके के अंदर कि 6C14 कन्वर्ट करवा लेगा अपने आप को नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन 714, जब क्या होगा? बीटा डीके, यानी कि जब उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से निकल जाएगा। इस तरीके से हम बीटा डीके को शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं बीटा डीके का, कि मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है X, जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 83 और उसका मास नंबर है 210, और वो कोई बीटा डीके कर रहा है।
तो बाद में जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर कितना होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई एलिमेंट x1 आएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा -1 E0 क्योंकि बीटा डीके हो रहा है। यहाँ पर हमने मान लिया कि कोई चार्ज आ जाएगा A का, यहाँ पर चार्ज नहीं एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर मास नंबर आ जाएगा B। अब हमें A और B फाइंड आउट करना है। तो 83 इज इक्वल्स टू A -1, तो 83 + 1 इज इक्वल्स टू A, तो ये हो जाएगा A की जगह में रखना 84, ठीक है। और B निकालना है तो 210 इज इक्वल्स टू B + 0, तो B कितना हो जाएगा 210, तो B की भी वैल्यू में मिल गई 210। इस तरीके से हम बीटा डीके को समझ सकते हैं। अब लास्ट बचा है गामा रेडिएशन के बारे में। तो सबसे पहले तो क्या गामा रेडिएशन में कोई पार्टिकल होता है? देखो इसमें कोई पार्टिकल नहीं होता। गामा रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जैसे कि एक्सरेज होती है, लाइट होती है, बिल्कुल उसी तरीके से गामा रेडिएशन भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जो गामा रेडिएशन है वो किस स्पीड से चलती है? वो लाइट की स्पीड से चलती है। यानी कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? अल्फा बीटा गामा में से सबसे ज़्यादा स्पीड है गामा की, जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अल्फा की कितनी थी? 10⁷, बीटा की कितनी थी? 10⁸, गामा की कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि क्या इसका कोई मास होगा? देखो कोई पार्टिकल नहीं है तो कोई रेस्ट मास इसका है नहीं, ठीक है। क्या इस पर कोई चार्ज होगा? तो इसका कोई चार्ज भी नहीं है क्योंकि कोई पार्टिकल इसके पास प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ये अफेक्टेड होती है? तो नहीं होती क्योंकि इसके पास कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, तो ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्टेड नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसकी आयोनाइजिंग पावर से रिलेटेड, कि इसकी आयोनाइजिंग पावर कैसी है। देखो क्योंकि इसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं है तो किसी गैस के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट ये नहीं कर सकती, तो यानी कि किसी गैस को आयोनाइज नहीं कर सकती। तो अल्फा बीटा गामा में सबसे कम आयोनाइजिंग पावर होती है गामा की, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? अल्फा की। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पेनिट्रेटिंग पावर का। देखो अब पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा बीटा गामा में से गामा की ही सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसके पास कोई पार्टिकल नहीं है, तो ये बॉडी के भी आर पार जा सकता है। और इतना ज़्यादा इसका पेनिट्रेटिंग नेचर है कि ये लगभग 30 सेंटीमीटर थिक आयरन की कोई शीट होगी उसको भी क्रॉस कर सकता है, उसके भी आर पार ये जा सकता है। और हवा में तो ये कई 100 मीटर चल सकता है, जहाँ की अल्फा और बीटा कितना चल पाते थे? बहुत कम। देखो अल्फा तो चल पाता था 3 से 8 सेंटीमीटर तक, ठीक है। बीटा 1 आधा मीटर चल सकता था, लेकिन ये 100 मीटर की दूरी तय कर सकता है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल डैमेज जो होगा वो बीटा ही करेगा क्योंकि स्किन के बिल्कुल आर पार जा सकता है। उसके अलावा जो ये गामा रेडिएशंस होती हैं ये कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। क्या ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर सकती है? तो बिल्कुल, अल्फा भी कर सकती है, बीटा भी कर सकती है, गामा भी कर सकती है। क्या ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर सकती है? तो बिल्कुल ये फ्लोरोसेंस इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि गामा डीके कहीं पर हो रहा होगा तो उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कोई एलिमेंट है जिसका कोई एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है A, ठीक है। वो हाईली एक्साइटेड है, उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा कि केवल अपनी एनर्जी को लूज कर देगा। सेम एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर सेम रहेगा, केवल गामा रेडिएशन उससे निकल जाएंगी क्योंकि उसके अंदर कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता।